प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के कक्षा 10 के अनुसार पेपर कराए जा रहे हैं। यदि आप लोगों को जो कि सेट नंबर 2 है, अगर आप लोग इससे पहले के केमिस्ट्री के अन्य अनुसार पेपर अन्य सेट या फिजिक्स के सेट नंबर 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, या इसकी प्लेलिस्ट भी बन गई है, वहाँ पर जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेट नंबर 2 2023 का, जिसमें अगर हम लोग बात करें बहुविकल्पीय प्रश्न की, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करें, उसमें जो पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें, पहले प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। तो आप लोगों ने अवतल दर्पण की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाना सीखा होगा। अवतल दर्पण की अलग अलग स्थितियों में अलग अलग जगह प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अगर अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में पहली स्थिति में बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, फिर उसके बाद छोटा बनता है, फिर बराबर बनता है, और फिर चौथी स्थिति में जब वस्तु आपकी, जैसे सपोज दैट ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में धंसा वाला भाग परावर्तक तल होता है और उभरे वाले भाग पर पालिश होती है। ये आपका ध्रुव है P और ये वक्रता केंद्र फोकस दूरी F और ये वक्रता केंद्र C है। तो वस्तु को अगर हम लोग अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, बहुत ही छोटा बनता है। सेकंड अनंत पे रखने पर, सेकंड केस में अगर हम लोग वस्तु वक्रता केंद्र C से दूर रखते हैं तो प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है। अगर हम वस्तु को C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी आपका C पे ही बनता है, और अगर हम लोग प्रतिबिंब वस्तु C और F के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका C से दूर बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस केस में एक तो वस्तु को C हम F के बीच में रखते हैं तब प्रतिबिंब बड़ा बनता है, दूसरे केस में जब F पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत में बनता है, बड़ा भी बनता है। लेकिन इस केस में आपसे दो स्थितियों में बड़ा बनता है, ठीक है ना। और इस तीसरी स्थिति में, लास्ट स्थिति में भी प्रतिबिंब बनता तो बड़ा ही है लेकिन आभासी बनता है। लेकिन आपसे प्रश्न में कह रहा है कि वास्तविक बनाना है, तो वास्तविक बनाने में ये वाला केस तो आप ले नहीं सकते, लेकिन प्रतिबिंब बड़ा बनाना है तो C और F के बीच की बात कर रहा है। तो इसमें 4 विकल्प हैं, उन विकल्पों पे चर्चा करते हैं। वक्रता केंद्र C पर, तो C पर रखने पर C पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। B में कह रहा है वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी F के बीच, तो C और F के बीच, इसके बीच हो सकता है। एक विकल्प ये पॉसिबल है। दर्पण के ध्रुव पर रखने वाली कोई स्थिति होती नहीं। दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच, तो P और F के बीच भी बड़ा बनता है लेकिन आभासी बनता है, जबकि सवाल में आपसे वास्तविक कह रहा है। तो इस केस में जो उत्तर होगा, जब वस्तु हम कहाँ रखेंगे, C और वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच, या हम ये कह ले जो इसमें विकल्प नंबर आपका पहले का B दिया हुआ है वो आपका सही होगा। दूसरे बहुविकल्पीय प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। आपसे कह रहा है किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई या यूनिट इसकी क्या होती है। तो क्षमता P बराबर क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, P बराबर 1/f, या इसका एक फार्मूला और भी होता है P बराबर 100/f। F 1/f तब लेते हैं जब फोकस दूरी आपकी मीटर में हो, और 100/f तब लेते हैं जब फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में हो। लेकिन इसमें कह रहा है तो एक तो यूनिट इसकी SI यूनिट इसकी डायोप्टर होती ही है, डायोप्टर इसकी SI यूनिट होती है। लेकिन अगर बात करें तो डायोप्टर आपका विकल्प में नहीं दिया है, विकल्प में दिया है मीटर, तो मीटर तो होगा नहीं। प्रति मीटर की बात करें तो एक यूनिट इसकी 1/f है, तो इसकी हम प्रति मीटर भी एक यूनिट बोल सकते हैं, या प्रति सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। लेकिन प्रति मीटर दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड तो ये भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। तो बी विकल्प ही आपका इसमें सही होगा। प्रति मीटर मात्रक डायोप्टर भी होता है, लेकिन वो SI है जो विकल्प में हमको दिया नहीं है। तो फार्मूले से चलेंगे तो प्रति मीटर इसका एक मात्रक हो जाएगा। सवाल नंबर 3 में कह रहा है एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणमितीय प्रिज्म से गुजरती है तब इसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है, तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई त्रिकोणीय प्रिज्म है आपके पास अगर, तो इस प्रिज्म में जब कोई श्वेत प्रकाश आपतित होती है, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में आपतित होती है तो यह अलग अलग, भाई सीधे ना जाकर के ये अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। मतलब श्वेत प्रकाश जो कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है वो अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट में 7। सबसे कम विचलन अगर किसी का होता है तो रेड रंग का होता है, लाल रंग का होता है, और सबसे कम और सबसे ज़्यादा अगर किसी का होता है तो वो बैंगनी रंग का होता है। तो कहने का मतलब इसमें आपसे पूछ रहा है, इसका क्रम चलता है वायलेट विप जोड़ करके VI BG YO
आर विबजोर करके चलता है, जिसमें आपका जो सबसे अधिक विचलन की बात कर रहे हैं तो सबसे अधिक विचलन आपका बैगनी का होगा या विकल्प नंबर डी कह लीजिए, और सबसे कम विचलन की बात करें तो लाल रंग का होगा, अर्थात विकल्प नंबर एक ही की बात करें। जैसे इसमें दो बातें, एक बात और ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ भी सकता है कि अगर हम विबजोर की बात करें VIBGYOR तो ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में होता है, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में होता है। अगर इधर से हम लोग बात करें तो ये विचलन का बढ़ता हुआ क्रम होता है। अगर हम विबजोर में अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य इसकी इंक्रीज होती है, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो इसका विचलन इंक्रीज होता है। कहने का मतलब यह है कि वायलेट या बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा और इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा और विचलन तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा और विचलन सबसे कम होता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो आपका आंसर की बात करें तो तीसरे का डी हो जाएगा। चौथे नंबर में कह रहा है कि सूर्य श्वेताब्ध प्रतीत होता है। श्वेताब्ध का मतलब सफ़ेद रंग का दिखाई पड़ता है किस टाइम? सूर्योदय के काफ़ी पूर्व, तो काफ़ी पूर्व तो दिखाई नहीं देता तो कोई बात ही नहीं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वो रक्ताब्ध दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। लाल रंग के दिखाई देने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो ये भी विकल्प सही होगा। सी में कह रहा है दोपहर के समय, हाँ दोपहर के समय विकल्प नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है ना। तो सूर्यास्त के काफ़ी बाद भी नहीं दिखाई देता, तो इसमें विकल्प नंबर सी, चौथे में हम विकल्प नंबर सी के साथ जाएंगे। दोपहर के टाइम या दोपहर के समय सूर्य एकदम से श्वेत दिखाई देता है। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता? कह रहा है चालक की लंबाई पर। तो अगर हम किसी चालक तार के प्रतिरोध की अगर हम लोग बात करें तो प्रतिरोध जो आर होता है, आर जो प्रतिरोध आर होता है, आर वो किसी भी चालक तार के लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या कह लीजिए कि समानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है, किसी चालक तार की लेंथ जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी उसकी लंबाई होगी, उतना ही ज़्यादा उसका प्रतिरोध होगा। दूसरी चीज़ आपसे कह रहा है, जो प्रतिरोध है, दूसरी बात कहें तो इसके जो क्षेत्रफल है, मतलब अगर कोई मोटा तार है तो उसका प्रतिरोध कम रहेगा। ए का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मतलब उसकी मोटाई से है। तार जितना ज़्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। तार जितना ज़्यादा मोटा, कहने का मतलब इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, अर्थात उसकी मोटाई से संबंधित है। तो दो बातों पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब इसमें जो पहला विकल्प है चालक की लंबाई, इस पर डिपेंड करता है। चालक के पदार्थ, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, सी विकल्प इस पर भी डिपेंड करता है। दो विकल्प इसमें और बचते हैं, चालक के पदार्थ के घनत्व और चालक के आकार। तो चालक के आकार की बात करें तो चालक के आकार का मतलब भी छोटा बड़ा हो गया, तो ले दे के उसकी लेंथ से ही रिलेटेड ये बात है। तो इस पर भी डिपेंड करेगा। जो विकल्प बी दिया हुआ है चालक के पदार्थ के घनत्व पर, इस पर ये डिपेंड नहीं करेगा, तो विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। छठे की बात करें, विकल्प सवाल नंबर 6 की, कब चार विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? तो प्रतिरोध न्यूनतम और अधिकतम, भाई आप लोगों ने प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ा होगा। प्रतिरोधों के संयोजन की बात करें तो प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से किया जाता है। अगर हम प्रतिरोधों के संयोजन की बात करें तो प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीकों से होता है। एक आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जिसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा आपका होता है समांतर संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम श्रेणी संयोजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है R1 प्लस R2, और श्रेणी समांतर क्रम की बात करते हैं तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसके आगे भी जोड़ सकते हैं, इसके आगे भी प्रतिरोध हम जोड़ सकते हैं। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि प्रतिरोध कंटिन्यूस जुड़ ही जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर श्रेणी क्रम में करते हैं तो प्रतिरोध लगातार बढ़ेगा ही। अर्थात इसमें क्या है कि इसमें अगर 2-4 प्रतिरोध जितने भी हम जोड़ रहे हैं उसमें जोड़ने पर वैल्यू लगातार इंक्रीज होगी, अगर अर्थात बढ़ेगी। अर्थात सबसे छोटी वैल्यू भी सबसे बड़ी वैल्यू से भी जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी प्रतिरोध का, उसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उससे भी बड़ा रहेगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं आपके पास R1 मान ले जाते हैं 4 ओम का प्रतिरोध है और R2 आपके पास मान लेते हैं कोई 6 ओम का प्रतिरोध है, तो इनका अगर तुल्य निकालोगे श्रेणी क्रम में तो इनका आएगा 10 ओम। कहने का मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे भी बड़ा आएगा। लेकिन अगर हम यही काम अगर श्रेणी क्रम समांतर क्रम में करते हैं तो समांतर क्रम में 1/6 और 1/4 ऐड करोगे। अगर आप मान लीजिए 1/6 और 1/4 ऐड करते हो तो ये आपका आ जाएगा
1/12 और ये हो जाएगा 2 और 3 5, मतलब इसकी वैल्यू जो आपकी आएगी वो 4 से भी कम आएगी, या ऐसा कह लीजिए सर ये आ जाएगा 12/5, आर की वैल्यू आ जाएगी 12/5, जो कि आपकी 4 से भी कम है। कहने का मतलब ये है जो न्यूनतम वैल्यू है उससे भी मान कम आता है, या ये कह लीजिए न्यूनतम वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको जो प्रतिरोध का क्रम चुनना होता है वो चुनना होता है समांतर क्रम में। तो इसमें जो विकल्प नंबर ए सही होगा समांतर क्रम में। समांतर क्रम का एक नाम पार्श्व क्रम भी है, तो उसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आपसे कह रहा है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। जैसे उसमें नियम नंबर 1 कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम लोग यूज करते हैं इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। दूसरा आपसे कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का हम लोग जो उपयोग करते हैं वो करते हैं चुंबकीय बल, किसी चालक द्वारा जो चुंबकीय बल लगता है उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। सी विकल्प कह रहा है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। हाँ, तो यही सही होगा, विकल्प नंबर से ही दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। जैसे हम किसी कंडक्टर को इस तरीके से अगर दाएं हाथ में इस तरह से पकड़ते हैं तो इस कंडक्टर में जो प्रवाहित धारा होगी वो अंगूठे की दिशा में है, तो आपके जो फिंगर्स मोड़े होंगे, उंगलियां जो मुड़ी हुई होंगी, घूमी हुई उंगलियां, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। चौथा विकल्प जो इसमें कह रहा है ओम का नियम, तो ओम का नियम एक अलग चीज़ है, उसमें क्षेत्र से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो विकल्प नंबर सी होगा वही आपका सही होगा, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। अब इसके अगर वर्णनात्मक प्रश्न में हम लोग चलते हैं, तो वर्णनात्मक प्रश्न में उपभाग 1 में आपसे कह रहा है वर्णनात्मक प्रश्न उपभाग 1 में कह रहा है कि एक मोटर बाइक पर जैसा आपको पता होगा, मोटर बाइक पर पश्च दृश्यों को या पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या, आपको उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हम लोग लेते हैं प्लस में, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हम लोग लिखते हैं प्लस में, और फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की जस्ट आधी होती है, तो फोकस दूरी इस केस में हो जाएगा एफ बराबर 1 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सेकंड केस में आपसे कह रहा है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका मीटर में। देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब जो पीछे से वाहन आ रहा है वो आपके लिए एक वस्तु का काम करेगा, अर्थात u बराबर आपका दिया हुआ है -4 मीटर। तो गणना करके बताइए उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूर और कहाँ बनेगा। अगर हमको प्रतिबिंब दूरी निकालनी है और दर्पण दिया हुआ है, तो दर्पण सूत्र आपको पता है, दर्पण सूत्र से आपका होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मतलब 1/1 और 1/v तो आपको निकालना ही है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, और प्लस 1/u का मतलब -4 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखोगे तो 1/v इक्वल टू 1/1 माइनस 1/4, 1/4 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 1/1 प्लस हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/v। तो 4 इसका एलसीएम लेगो, 1 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, और फिर ये आपका हो जाएगा 4 और 1 5/4 इक्वल टू 1/v, या v इक्वल टू आ जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 0.8 मीटर। तो प्रतिबिंब आपको पता है उत्तल दर्पण से हमेशा, चाहे जैसे भी हो, हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच ही बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और ये प्लस में आया है, इसका मतलब ये दर्पण के पीछे ही बन रहा है, ठीक है ना। तो इसमें दूसरी चीज़ आपसे कह रहा है, तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिख देना है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.8 मीटर की दूरी पर बनेगा। पहली बात तो आपसे ये कह रहा था। दूसरी चीज़ कह रहा है कि कहाँ पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, तो दूरी तो इतनी होगी। कहाँ पर बनेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको किरण आरेख भी बनाने के लिए कह रहा है, तो किरण आरेख भी बना दीजिए, और उसके लिए आपको क्या आवर्धन भी निकाल दीजिए। तो आवर्धन m बराबर कितना हो जाएगा, आवर्धन m बराबर I/O दर्पण के लिए I/O माइनस v/u, जहाँ I आपका प्रतिबिंब की लंबाई और O आपकी वस्तु की लंबाई है, और माइनस v/u ये वस्तु की दूरी है, और नीचे ऊपर प्रतिबिंब की दूरी है और नीचे आपकी वस्तु की दूरी है। तो आपसे कह रहा है अगर आवर्धन की बात कर रहा है तो m इक्वल टू
माइनस वी आपका दिया हुआ है कितना, वी आपका दिया हुआ है 4/5 या 4/5, 4/5। ठीक, बच्चे ये करते हैं कि 10.8 की वैल्यू रख देते हैं, इसको रखने पे कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, बेहतर यही होगा आपकी v की वैल्यू ये रखिए, और ये 1/v की वैल्यू है 5/4, आपको रखना है v की वैल्यु तो 4/5 हो जाएगा, और u की वैल्यू है आपके पास -4, तो ये कैंसिल होकर के आपके पास बचेगा m = 4/5 गुणे 4, 4 4 कट जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा 1/5। ये आपका आवर्धन है जो कि प्लस में आया है, प्लस में आया है इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी ही बन रहा है, और उत्तल दर्पण से हमेशा सदैव प्रतिबिंब आभासी ही बनता है। तो कितना बड़ा बनेगा, तो प्रतिबिंब आपका 1/5 गुना होगा। अगर इसको किरण आरेख की सहायता से प्रदर्शित करना चाहें तो किरण आरेख की सहायता से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, इसका धंसे वाले भाग पर पॉलिश होता है और उभरा वाला भाग आपका परावर्तक तल होता है। तो इसके थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक उत्तल दर्पण ले लेते हैं इसके किरण आरेख के लिए। इसके धंसे वाले भाग पर क्या कर देते हैं, पॉलिश, और उभरे वाले भाग पर, उभरा वाला भाग परावर्तक तल रखते हैं। ये आपका ध्रुव है P, और इधर ही आपका होता है फोकस F, और ये होता है वक्रता केंद्र C। तो आपसे कह रहे हैं वस्तु को आपको रखना है कहाँ पे, 4 मीटर की दूरी पे, इधर रखते हैं इस साइड में, और जो फोकस है आपका 1 मीटर है, तो फोकस ही आपका 1 मीटर है, F = 1 मीटर, 1 मीटर, और जो वक्रता केंद्र है C, उसकी दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या R, वो R = 2 मीटर, R = 2 मीटर। और यहाँ से वस्तु आपको रखना है कहीं, यहाँ पर मान लीजिए कहीं 4 मीटर की दूरी पर हम लोग वस्तु रख रहे हैं, ये 4 मीटर की दूरी पर हम लोग वस्तु रख रहे हैं। U बराबर कितना है आपका 4 मीटर। तो यहाँ से हम लोग एक प्रकाश किरण, चूंकि इसको ले जाने के लिए 3 नियम आप लोगों ने पढ़े होंगे दर्पण से, ठीक है ना। एक प्रकाश किरण आप समांतर लेके जाइए, और समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, तो हम इसको ले जा करके कुछ इस तरह से ले जाएंगे, फोकस से निकलती हुई प्रतीत हुई प्रकाश किरण तो उधर की तरफ निकल जाएगी, प्रकाश की किरण तो इस तरह से फैलते हुए निकल जाएगी, लेकिन आपको लगेगा कि फोकस से होकर के आ रही है। एक प्रकाश किरण और ले लेते हैं, एक प्रकाश किरण और ले लेते हैं, मान लेते हैं ध्रुव से एक प्रकाश किरण निकालते हैं, इसमें जितने कोण पर आपतित होगी उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी, तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मिलेंगी, और ये आभासी प्रतिबिंब आपका बनेगा। तो हम इस वस्तु का नाम कह देते हैं AB, और ये प्रतिबिंब का नाम हो जाएगा A', B'। तो इस स्थिति में आपका किरण आरेख बन जाएगा। किरण आरेख बनाकर भी आप इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है, इसका मतलब, और आगे आपसे कह रहा है कि गणना कीजिए सही दृष्टि के लिए, गणना कीजिए सही दृष्टि के लिए, अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करने होगा, किरण आरेख भी बनाना है। तो अधिक से अधिक 100 मीटर दूरी तक देख सकता है, अर्थात जो उसकी प्रतिबिंब या इमेज बनेगी वो अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक बनेगी, सॉरी 100 सेंटीमीटर है, 100 मीटर ही है, 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। और अनंत दूरी तक देखने के लिए, मतलब अनंत दूरी तक देखने के लिए अर्थात उसकी वस्तु कहाँ पे होनी चाहिए, अनंत पे होनी चाहिए, तो उसका प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, क्योंकि उससे ज़्यादा तो वो देख नहीं सकता, तो U आपका हो जाएगा अनंत। तो इसके लिए अगर हम लोग फोकस दूरी की बात करते हैं तो 1/f = 1/v - 1/ अनंत, तो ये हो जाएगा आपका माइनस अनंत, और -v का मतलब -100, और 1/ अनंत की वैल्यू आपकी होती है 0, तो ये आ जाएगा 1/f = 1/100, ये f = आ जाएगा -100 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी माइनस में आ रही है, और सबको पता है कि निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस ही यूज करते हैं, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में ही होती है। तो पहले बात का तो उत्तर यही हो जाएगा कि उसे किस प्रकृति का, तो अवतल लेंस, प्रकृति का मतलब अवतल लेंस यूज करना पड़ेगा। फोकस दूरी उसकी 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किरण आरेख भी बनाइए, तो किरण आरेख आप इसमें बड़े आराम से बना सकते हैं। किरण आरेख आप एक मानोनेत्र ले लीजिए, एक मानोनेत्र ले लीजिए, और ये आपका मानोनेत्र का एक उत्तल लेंस बना दीजिए।
तो इसमें होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष में इंसान को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष में और इसका नाम निकट इसलिए पड़ा होता है क्योंकि इसमें दूर बिंदु पास आ जाता है, उसकी दूर की दृष्टि में प्रॉब्लम आती है। तो दूर की दृष्टि में अगर प्रकाश किरण अगर अनंत से आती है तो इसका प्रतिबिंब आपको पता होना चाहिए रेटिना के पहले बन जाता है, अर्थात प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पहले बन जाता है। दूसरे केस में अगर हम इसके संशोधन की बात करते हैं तो संशोधन में इसके हम लोग करते क्या है कि अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। ये नेत्र लेंस है, इसमें हम लोग अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। इसके संशोधन में हम लोग अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का काम क्या है, जैसे कहने मतलब अनंत से प्रकाश किरणें इस दूर से आई तो ये करेगा क्या, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश की किरणों को फैलाएंगे और ये फैल करके उत्तल लेंस पर जा करके पहुँचेंगी। अब फिर इसका इस स्थिति में प्रतिबिंब जा करके रेटिना पर इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका क्या है, इधर आपका रेटिना है, ये आपका रेटिना है। यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था और यहाँ पर इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने लगेगा कब, जब हम अवतल लेंस यूज करेंगे तब। और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को इसको पीछे बढ़ाने पर कुछ इस जगह पर आपको मिलेंगी। प्रकाश किरणें वास्तव में आती है, लेकिन अवतल लेंस यूज करने से जो निकट बिंदु उसका दूर बिंदु पास आ गया था उसी को ये संशोधित कर देता है और इस तरह से रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ओम के नियम की बात करें तो ओम के नियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओम का नियम किसी परिपथ में प्रवाहित धारा या ऐसा कह लीजिए कि कोई अगर चालक है आपके पास, कोई अगर चालक है उसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है, यदि किसी भौतिक चालकों की भौतिक अवस्था अगर हम लोग अपरिवर्तित रखें, भौतिक अवस्था कहने का मतलब क्या है, उसकी लंबाई को हम इंक्रीज ना करें, ना प्रेशर बढ़ाएं, ना उसको टेम्परेचर उसका कम ज़्यादा करें, कहने मतलब आपकी ताप दाब लंबाई उसकी कांस्टेंट रखें। तो उस केस में जो आपका उस चालक के सिरों पर जो विभवांतर होता है वो उसमें विभवांतर और उस चालक में प्रवाहित धारा उन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्था या परिवर्तित रखें तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम लोग R से लिखते हैं। तो प्रतिरोध तो ये हो गया, ओम का नियम ये हो गया आपका। इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। तो इसके विद्युत परिपथ में ओम ने बस इतना सा किया था कि उन्होंने एक प्रतिरोध ले लिया था, एक चालक प्रतिरोध लिया था, और इस प्रतिरोध के चूँकि हमेशा वोल्ट मीटर को चालक तार का जिसका वोल्टेज नापना होता है तो उसके समांतर क्रम में हम लोग जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक। तो इस सर्किट को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और इसके श्रेणी क्रम में हम लोग एक आमीटर जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में एक आमीटर जोड़ देते हैं। चूँकि श्रेणी क्रम में धारा एक समान होती है इसलिए श्रेणी क्रम में ही आमीटर जोड़ते हैं, और समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है इसलिए हम लोग समांतर क्रम में वोल्टमीटर जोड़ते हैं। और इसी के साथ हम लोग एक यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं, स्विच को ऑन करते ही धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं और इस बैटरी से हम लोग एक धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं, धारा को कंट्रोल करने के लिए, धारा को कम ज़्यादा करने के लिए। तो इस तरह से आप एक सर्किट बना सकते हैं। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसी भी विद्युत चालक का प्रतिरोध जो R होता है, R उस चालक की लंबाई L पर, और उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या उस चालक की लंबाई L और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। एक पॉइंट ये आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि उस चालक तार की टेम्परेचर पे, अगर हम कहें ताप पे डिपेंड करता है। जो प्रतिरोध होता है वो डिपेंड करता है ताप पे। जैसे जैसे चालक तार का हम लोग ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध भी उसका इंक्रीज करता रहेगा। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, चौथे पॉइंट पदार्थ की प्रकृति पर, अगर हम लोग एक ही लंबाई या एक ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ले लें और पदार्थ की प्रकृति ले लें, जैसे कहने मतलब एक लोहे का ले लें, एक कापर का ले लें, अलग अलग धातुओं की अगर दो अलग अलग सेम लंबाई और सेम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ले लें और उनकी पदार्थ केवल अलग अलग हो तो भी उनका प्रतिरोध अलग अलग ही होगा। या ऐसा कह लीजिए पदार्थ की प्रकृति पर। तो इन 4 बातों पर आपका चालक तार का प्रतिरोध डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, फिर से वही है एक विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर आपका सिलेबस से हट चुका है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं
तो इसके लिए आगे की वीडियो बनाई जा सकती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे कल देखेंगे।